सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी वास्तव में एक ऐसी कहानी है जिस कहानी को सुनने के बाद आपको न्यायपालिका से लेके सरकार की क्या सोच होती है। अब ये सरकार चाहे जिसकी हो, जो भी पावर में आता है उसके दिमाग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। हमारी आपकी ज़िंदगी, हमारी आपकी जो जीवन लीला है, ये सरकार के लिए कितनी कीमती है, ये तमाम चीज़ें आज आप इस कहानी में समझ जाएंगे। और इस कहानी का जो मेन मकसद है सुनाने का, वो भी शायद आपको आखिरी में समझ में आ जाएगा कि इस कहानी को सुनाने का मेन मकसद क्या था। तो अब सीधा सीधा आज की कहानी का रुख करते हैं। लेकिन इस कहानी को सीधा शुरू करने से पहले आपको इस कहानी से लगभग एक हफ्ता पहले जाना होगा। साल था साल 2002 का, महीना था फरवरी का। और साल 2002 में ये जो राम मंदिर का फैसला था ये आया नहीं था। दोनों ही पक्षों को लग रहा था कि जो फैसला है उनके ही हक में होगा। इसी वजह से चाहे हिंदूवादी जितने संगठन हो, चाहे मुस्लिमवादी चाहे जितने संगठन हो, दोनों किसी न किसी रूप से इस राम मंदिर अभियान से जुड़े हुए थे। अब ऐसे में एक हिंदूवादी संगठन है, आप लोगों में से लगभग सभी ने नाम सुना होगा, विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में 100 दिन की एक पूर्ण आहुति यज्ञ उसका अनुष्ठान करवाया था और लोगों को इनवाइट किया था कि आप चाहे जहाँ से हो यहाँ पे आइए, कुछ दिन अपनी सेवा दीजिए अपने हाथों से। अब हाथ को ही संस्कृत में कर कहा जाता है। इस वजह से इस पूरे अनुष्ठान को, इस पूरे जो पूरा होने वाला था, तमाम तरह की चीज़ें उसमें होने वाली थी, इस पूरे कार्यक्रम को कार सेवा नाम दिया गया। कार मतलब हाथ, सेवा मतलब सेवा करना। तो फिर जब कर सेवा का वक्त हुआ तो अलग अलग जगहों से, देश से अलग अलग कोनों से लोग आने लगे। और इसी क्रम में गुजरात से भी लगभग 1000 से 1200 की संख्या में लोग आते हैं। आने के बाद अपनी सेवा देते हैं। सेवा देने के बाद 25 को ये सेवा समाप्त होती है। 26 तारीख को ये लोग ट्रेन पकड़ते हैं। ट्रेन थी साबरमती एक्सप्रेस और ये ट्रेन फैज़ाबाद से होते हुए अलग अलग रास्तों को कवर करते हुए जाके रुकने वाली थी गुजरात में। अब इसी ट्रेन में सबसे ज़्यादा लोग सवार होते हैं गुजरात के। सवार होने के बाद शाम को निकलते हैं। निकलने के बाद अब ये ट्रेन चल पड़ती है। चलने के बाद चूँकि बीच में कुछ ट्रैफिक का दिक्कत था या फिर कुछ सिग्नल की प्रॉब्लम थी, इस वजह से ये ट्रेन जो है थोड़ा सा लेट भी होती है और अगले दिन अपने निश्चित टाइम से कुछ देर बाद गोधरा स्टेशन से थोड़ा सा पहले पहुंचती है। अब गोधरा स्टेशन से थोड़ा सा पहले पहुंचती है और यहीं से 3 अलग अलग थ्योरीज़ हैं और आपको तीनों ही थ्योरी अभी बता दे रहा हूं। आपकी जो भी इच्छा हो उसमें से एक थ्योरी आप चुन लीजिएगा और कंक्लूजन क्या है उस थ्योरी का आपको लास्ट में बताऊँगा। पहली थ्योरी ये कहती है कि इस बोगी में जितने भी लोग सवार थे उन्हीं के बीच एक चाय वाला आता है। अब ये सारे लोग हिंदू थे और हिंदूवादी काम करके आ रहे थे। तो जैसे ही चाय वाला आता है तो उस चाय वाले को जबरन मजबूर किया जाता है कि तुम जय श्री राम बोलो, भगवान राम की जय बोलो। वो मना करता है। उसके बाद वाद विवाद शुरू हो जाता है। वाद विवाद धीरे धीरे आगे बढ़ता है और फाइनली इस बोगी में आग लगती है और 59 लोग जल के मर जाते हैं। पहली थ्योरी ये कहती है। दूसरी थ्योरी कहती है कि पहले से ही जो मुस्लिम समुदाय था उसे पता था कि कार्य सेवा करके इतने लोग लौटने वाले हैं, तो बाकायदा गोधरा से पहले वो घात लगाए बैठे हुए थे। बैठने के बाद वो ट्रेन के ऊपर ईंट से, पत्थर से हमला करते हैं। अब जैसे ये हमला होता है तो जितने भी अंदर लोग थे अपनी जान बचाने के लिए खिड़की और दरवाजे बंद कर लेते हैं। उसके बाद इस ट्रेन को जो S5 और S6 वाली बोगी थी उसको आग लगा दी जाती है। दोनों थ्योरी ये हो गई। और तीसरी थ्योरी जो कहती है, जो निकल के अब तक सामने आई, तीसरी थ्योरी है कि इसमें ISI का हाथ था। पाकिस्तान के कुछ स्लीपर सेल थे, उन्होंने बाकायदा भीड़ को उकसाया, हिंदू मुस्लिम दंगा करवाया और उसके बाद इस ट्रेन को आग लगा दी गई, जिसमें से 59 लोग जल के मर गए। अब इनमें से आप कोई भी एक थ्योरी चुन लीजिए अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी मानसिकता के हिसाब से। उसके बाद फिर जैसी ये घटना हुई तो यहाँ से आपको एक अजीब चीज़ देखने को मिलेगी। अब एक ट्रेन है, ट्रेन के अंदर 59 हिंदू जल के मर चुके हैं, जिसमें से कुछ औरतें थी, कुछ मासूम बच्चे थे, कुछ बुजुर्ग थे। मरने के बाद अभी तक किसी को कानो कान खबर नहीं कि इतना बड़ा हादसा हो गया। प्रशासन चाहता, पुलिस चाहती या फिर सरकार चाहती तो इस मामले को दबा सकती थी और कायदे से इतने लोग जब जल के मरे थे तो इनको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था। हॉस्पिटल ले जाने के बाद इन लाशों का पोस्टमार्टम होना चाहिए था। पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी या तो परिवार वालों के हवाले, लेकिन पहचान करना मुश्किल था, तो परिवार वालों के हवाले करने के बजाय किसी सामूहिक शमशान घाट पे इनका प्रशासन के नज़र में अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए था, जो आमतौर पे होता है। लेकिन ये चीज़ें होती नहीं, चूँकि ये लोग कार्य सेवा करने गए थे।
अयोध्या गए थे और इनको इनवाइट किया था विश्व हिंदू परिषद ने। तो विश्व हिंदू परिषद ने बाकायदा क्लेम किया कि ये लाशें उनके आदमियों की है, उनके लोगों की है, उनके अपनों की है, इसलिए जो लाशें हैं ये विश्व हिंदू परिषद को दे दी जाए। अब सरकार को यहाँ कायदे से सोचना चाहिए था, लेकिन ना सरकार इस पर कुछ सोचती है, ना ही प्रशासन इस पर कुछ सोचता है, और इन लाशों को बाकायदा विश्व हिंदू परिषद के हवाले कर दी जाती है। इसके बाद फिर अगले दिन विश्व हिंदू परिषद वाले इन लाशों को खुली गाड़ियों में लेके एक तरह से रैली निकालते हैं। अब जब ये रैली निकलती है और अलग अलग हिंदू आदि जगहों से जाती, जहाँ पे हिंदू ज़्यादा थे, तो उनके मन में गुस्सा आता। अब गुस्सा लोगों के मन में एक तरह से भर चुका था। ये जो लाशें थी एक तरह से आग में घी का काम भी कर रही थी। लोग इन लाशों को देख रहे थे, जय श्री राम के नारे लग रहे थे, तमाम तरह की चीज़ें हो रही थी। अब जैसे इतनी चीज़ हुई तो यहाँ से भी प्रशासन को कायदे से अलर्ट होना चाहिए था, लेकिन प्रशासन जब एक बार बात करती है सरकार से, तो अब तक जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि सरकार उनको समझाती है कि ये देखो लोगों का गुस्सा है, 1-2 दिन में शांत हो जाएगा। अगर हम ज़्यादा सख्ती करेंगे तो हो सकता है इनका गुस्सा फूट जाए और बाद में हम लोगों को पछताना पड़ जाए। इसलिए जो पुलिस वाले थे, जो सरकार थे, कायदे से थोड़ा बहुत ढील देते हैं और देखते ही देखते दंगा जो है वो भड़क जाता है। अब दंगा भड़कता है, दंगा भड़कने में अभी तक लोग जिसको जान रहे थे उसी को मार पीट रहे थे। इधर कर्फ्यू भी लग गया, बाकायदा पुलिस भी अपनी कोशिश कर रही थी, लेकिन अब तक आपने पुलिस प्रशासन और सरकार की लापरवाही देखी। अब आप यहाँ से मीडिया की लापरवाही देखिए। दरअसल जब ये दंगा भड़क गया तो मीडिया की जितनी टीमें थी, और अब तो इतनी रोक लग गई है कि आप ये चीज़ नहीं बोल सकते, आप ये नहीं कह सकते, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं। तो मीडिया की जितनी टीमें थी मुस्लिम इलाकों में धड़ाधड़ जाती, जाने के बाद लाइव करती और लाइव करके बताती कि फ़ला इलाके में आप देखिए यहाँ पे पुलिस की कोई भी व्यवस्था नहीं है, अभी दंगाई आ जाए तो इस इलाके को पूरा घेर के जला सकते हैं, यहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं है, दूर दूर तक पुलिस का कोई जवान नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, सुरक्षा का इंतजाम जीरो है। अब संजोग से जो दंगा वाले थे जैसे ही टीवी पे ये चीज़ें देखते तो फ़ौरन उस इलाके में बढ़ जाते। पहले से उनको पता होता कि यहाँ पुलिस नहीं लगी है, तो कायदे से हज़ारों घरों को जलवाने में तो मीडिया का ही हाथ था। मीडिया चिल्ला चिल्ला के अपनी टीआरपी के लिए बता रही थी कि इस इलाके में सुरक्षा नहीं है। तो जो दंगाई थे, जो इस तरह के काम को कर रहे थे, जो उग्रवादी थे, वो सीधा सीधा उन इलाकों में जाते। पुलिस प्रशासन पहले ही से नहीं था तो काम उनका आसान हो जाता। तो ऐसे ही अपडेट बढ़ती चली गई। 27 तारीख को ये सारी चीज़ें हुई थी, 28 से दंगा शुरू हो गया था। 1 मार्च साल 2002 को एक इलाका है बड़ौदा में, हनुमान टेकरी, और इसी हनुमान टेकरी में एक दुकान थी, एक आउटलेट था जिसका नाम था बेस्ट बेकरी। यहाँ पे बाकायदा समोसे और तमाम चीज़ें, कुछ केक वगैरह भी मिलते थे। इस दुकान के मालिक एक मुस्लिम थे, इनका नाम शेख करके था। तो कहीं से लोगों को भनक लग जाती है कि इस दुकान में कुछ मुस्लिम हैं जो शरण लिए हुए हैं, और उस टाइम तक सीन ये हो चुका था कि जितने भी मुस्लिम को जितने भी हिंदू देख रहे थे दौड़ा के मार रहे थे। सेम चीज़ें इधर से भी थी। तो पूरी तरह हिंदू मुस्लिम के मन में एक दूसरे के प्रति इस तरह से नफरत थी कि जहाँ जहाँ लोगों को खबर लग रही थी कि लोग यहाँ छुपे हुए हैं, यहाँ पे हैं, तो फ़ौरन वहाँ पे जाते थे, जो बन पाता था वो करते थे। और इसी क्रम में जब भनक लगी किसी मीडिया के ही माध्यम से कि जो बेस्ट बेकरी है उसमें कुछ मुस्लिम्स हैं, उन्होंने शरणागति ली हुई है, तो फ़ौरन दंगाई जो है भारी तादाद में पहुँचते हैं। भारी तादाद में पहुँचते हैं तो देखते हैं बेस्ट बेकरी जो है बंद है, तो फिर करें क्या। लेकिन इसी बीच छत पे उन्हें एक लड़की दिखाई देती है। लड़की बाकायदा हिजाब वगैरह पहनी हुई थी, और यहीं से पता चल जाता है कि ये जो दुकान है किसी मुस्लिम के है, अंदर जो है मुसलमान छुपे हुए हैं। फिर क्या था, उस दुकान को बाकायदा तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद लूटा जाता है, लूटने के बाद फिर आग लगा दी जाती है। आग लगाने के बाद फिर तमाम तरह की चीज़ें, उसके बाद फिर ये लोग वहाँ से हटते हैं। मौके पे पुलिस पहुँचती है, फायर ब्रिगेड पहुँचती है, आग को जैसे तैसे बुझाया जाता है, आग पे काबू पाया जाता है। लेकिन जब तक ये आग बुझती है टोटल 14 लोग इस आग में मर जाते हैं। इसमें से 11 मुस्लिम थे, 3 हिंदू थे, और ये 3 हिंदू वही थे जो उस दुकान पे काम कर रहे थे। दुकान का मालिक भी इसमें मर जाता है, और भी उसकी फैमिली के कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ जो शरणार्थी थे वो भी मर जाते हैं। बचती है तो एकमात्र उस दुकान के मालिक की बेटी जाहिरा शेख। जाहिरा की उम्र महज 18 साल थी, और उसी को ही छत पे इन लोगों ने देखा था। उसके बाद उस घर के ऊपर अटैक किया था। उसके बाद फिर अब जाहिरा के पूरे परिवार को जला के मार दिया गया। अब जाहिरा के मन में गुस्सा भी था, न्याय की उम्मीद भी थी, शायद ही बदला भी लेना था। इसीलिए अगले ही दिन 2 तारीख तक तो अंतिम संस्कार वगैरह हुआ। 3 तारीख को जाहिरा ने कंप्लेन दर्ज करवा दी 21 लोगों के खिलाफ, जिन 21 लोगों को वो जानती थी, जिन 21 लोगों को उसने पहचाना था।
अब वैसे तो शायद सैकड़ों लोग थे, लेकिन 21 लोगों के खिलाफ नामजद FIR हुआ। अब FIR हुआ। FIR होने के बाद ये मामला गुजरात के कोर्ट में पहुंचा, लोअर कोर्ट में। अब लोअर कोर्ट में इस केस की सुनवाई होनी है। टोटल जाहिरा शेख को लेकर 4 गवाह थे जो आई विटनेस थे। कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई। उसके बाद फिर ये हुआ कि गवाहों को बुलाया जाए। तो किस्मत देखिए कि जिस दिन गवाहों की पेशी थी, एक भी गवाह कोर्ट पहुंचता ही नहीं। अब चाहे वो जाहिरा शेख हो, चाहे बाकी 3 और जो थे। अब जैसे ये हुआ तो ना कोई आई विटनेस मिला, ना ही कोई सबूत। तो कोर्ट क्या करे? तो कोर्ट ने फिर इन 21 लोगों के पक्ष में फैसला कर दिया और 21 लोग को बाइज्जत बरी कर दिया। यानी भी कोई भी ऐसा एक शख्स नहीं मिला जो इस केस में दोषी हो। अब जैसे ये फैसला निकल के सामने आया तो जाहिरा जो शेख थी, एक तरह से वो भी दुखी होती है कि इतनी लड़ाई लड़ी और अंत में ये हुआ। अब उसको किसी ने बताया कि एक काम करो, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दो। उसके बाद फिर हाई कोर्ट जाती है। जाने के बाद फिर हाई कोर्ट में ये मामला चलता है। चलने के बाद फिर यहाँ से किस्मत का खेल देखिए, या फिर आप समझदार हैं खुद समझिए कि कोर्ट में जब गवाही होनी होती है तो चारों गवाह यानी जाहिरा शेख से लेके बाकी 3 और जो थे, ये तीनों अपने ही विपरीत फैसला कर देते हैं। यानी अपने ही खिलाफ गवाही देते हैं कि हम लोग झूठ बोल रहे थे, हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी थी। और ये जो 21 लोग हैं, ये लोग उस घटना स्थल पे थे ही नहीं। अब जैसे ही ये गवाही ये लोग देते हैं तो हाई कोर्ट से भी अब 21 लोग, चूँकि जो गवाह थे वो पलट चुके थे, तो हाई कोर्ट से भी इन 21 को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। इन्हें निर्दोष करार दे दिया जाता है। अब जाहिरा यहाँ से पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन मन में कुछ उम्मीद थी कि क्या करे क्या करे। इसी बीच अब दंगे वगैरह भी नॉर्मल हो गए थे, तो कुछ जो कम्युनिटी के लोग थे, साथ ही कुछ सोशल वर्कर जो थे, वो भी निकल के सामने आते हैं। जाहिरा शेख को कहते हैं कि काम करो, अब तुम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाओ, साथ ही बताओ कि तुमने गवाही क्यों बदली थी, क्या कुछ हुआ था। अब इन लोगों के कहने पे जो जाहिरा है वो सुप्रीम कोर्ट जाती है। जाने के बाद बताती है कि मेरे ऊपर इतना प्रेशर था, इस वजह से मैंने गवाही अपने ही खिलाफ दे दी। अगर नहीं देती तो मुझे पे मार दिया जाता, मेरे साथ ये हो जाता। तो सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेती है। साथ ही कहती है कि अगर ये मामला गुजरात में चला तो हो सकता है कि सरकार आपको परेशान करे, तमाम तरह की चीज़ें हों, इसलिए इस कोर्ट को कहीं और ही रिफ़र कर देना चाहिए। जाहिरा भी इस पर एग्री हो जाती है और उसी के एग्री होने के बाद 12 अप्रैल साल 2004 को ये जो केस है ये मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब मुंबई ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र होने के बाद मुंबई में भी अब जिरा है बहस, तमाम तरह की चीज़ें, रोज़ पेशी होती। अच्छा, इधर एक चीज़ और हुई। 21 लोग नामजद थे, उसमें से हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट से 21 को जब बरी कर दिया गया तो अचानक से 4 लोग ऐसे थे जो गायब हो गए। टोटल अब 17 लोग बचे हैं। तो इन्हीं 17 को लेके अब मुंबई में एक तरह से पेशी हुई। लगातार मुकदमे चले, लगातार तमाम तरह की चीज़ें हुई। साल दर साल दोनों तरफ से पेशी होती रही, साल दर साल दोनों तरफ से जिरा होती रही। और अंत में 24 फरवरी साल 2006 को 9 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है और 9 लोग ऐसे थे जिनको दोषी करार दे दिया जाता है। अब 9 लोगों को दोषी करार दिया गया, बाकी 8 जो बचे उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। इसके बाद ये जो 9 लोग थे ये हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा देते हैं, जो कि इनके पास भी राइट था। अब हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के बाद फिर इनका भी सुनवाई होता है, इनकी भी पेशी होती है, इनके भी पक्ष को सुना जाता है। और हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान 5 लोग को निर्दोष करार दे दिया जाता है। बाकी 4 ऐसे थे जिनको सज़ा बरकरार रहती, जिनको उम्र कैद मिली हुई थी। ये 4 लोग थे संजय, बहादुर सिंह, सना भाई और दिनेश। बाकी और जो लोग थे जैसे राजू बारिया थे, पंकज गोस्वामी थे, जगदीश राजपूत थे, सुरेश थे, शैलेश थे। इन तमाम लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया था। बाकी टोटल अभी जो दोषी थे वो संजय, बहादुर सिंह, सना भाई और दिनेश। यानी टोटल नामजद FIR हुए 21। उसके बाद फिर अंत में घटते घटते ये आंकड़ा पहुंचा 9 से भी घट के ये आंकड़ा पहुंच चुका था 4। लेकिन कहानी के बीच में आपने ध्यान दिया होगा कि 4 लोग ऐसे थे जो गायब हो गए थे। तो संजोग से एक और ब्लास्ट होता है अजमेर में एक ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने के बाद फिर उसकी जांच पड़ताल शुरू होती है और जांच पड़ताल शुरू होने के दौरान साल 2013 में 2 और लोग गिरफ्तार होते हैं, जिनका नाम था हर्षत रावजी भाई और भपत मणिलाल गोयल। अब ये दोनों लोग जैसे ही गिरफ्तार होते हैं, गिरफ्तार होने के बाद अजमेर ब्लास्ट की कहानी इनके ऊपर पूरी लगाई जाती है, पूरे चार्ज लगाए जाते हैं। लेकिन जैसे जब इनकी कुंडली खंगाली जाती है, साथ ही पास्ट रिकॉर्ड जब चेक किया जाता है, तो पता चलता है कि ये दोनों लोग तो ऐसे थे जो इस बेस्ट बेकरी कांड में भी नामजद थे।
2003 से ये फरार चल रहे हैं, तो फिर इनका क्या? तो जैसे ये चीज़ निकल के सामने आई तो इस मामले में भी इनको बताया गया कि उस मामले का जो दोषी है पकड़ लिया गया है। तो फिर साल 2013 से इस बेस्ट बेकरी कांड में इन दोनों के ऊपर भी केस चला। केस लगातार साल दर साल चलता रहा। साल 2013 में ये पकड़े गए, 14 में चला, 15 में चला, 16 में चला, 17 में चला और फाइनली साल 2023 में इस केस का फैसला आता है। और इस केस का फैसला आता है इन्हीं दोनों के पक्ष में, यानी हर्षद रावजी भाई और मफत मणिलाल गोयल। ये कहा जाता है कि ये जो गवाह थे, यानी इस केस में जितने भी लोगों ने गवाही दी है, बाकायदा उनका ब्रेन वॉश हुआ है, ये रटी रटाई बात बोल रहे हैं और कोई भी सबूत, कोई भी गवाह इन दोनों लोगों के खिलाफ इतने पर्याप्त नहीं है कि इन दोनों लोगों को दोषी करार दे दिया जाए। तो फिलहाल एक तरह से ये कहानी थी। और ये जो कहानी थी, मैंने कहा था शुरुआत में कि सरकार किस तरह से खेलती है। तो इस गोधरा कांड पे जो हुआ था, ये गुजरात दंगे, गोधरा कांड, उसी में बेस्ट बेकरी कांड भी एक कांड है। इस पे अलग अलग सरकारों ने अलग अलग कमेटी बैठाई जांच के लिए। पहली कमेटी बैठी नानावटी की, और नानावटी कमीशन जो था, नानावटी की जो वो रिपोर्ट आई, वो पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में थी। और वही तमाम चीज़ें निकल के सामने आई जो बीजेपी के पॉलिटिशियन, बीजेपी के लीडर्स बाकायदा बोल रहे थे कि ऐसे ही हुआ है, वैसे ही हुआ है। और फाइनली जब जांच सबमिट हुई तो फिर बीजेपी के ही पक्ष में ये फैसला हुआ और तमाम वही रिपोर्ट सबमिट हुई जो बीजेपी की पॉलिटिशियन पहले से बोल रहे थे। अब जैसे ये चीज़ें हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि बीजेपी ने ही इस देश को जलाया, लेकिन अभी दूसरा पक्ष सुनिए। अब जैसे ये सारी चीज़ें होती हैं तब तक बीजेपी की सरकार थी, लेकिन फिर अचानक से बीजेपी की सरकार पलटती है और केंद्र में कांग्रेस की सरकार आती है। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आती है फ़ौरन कांग्रेस भी इस मामले पे एक अलग जांच बैठाती है। और जैसे ही जांच बैठाती है तो कांग्रेस के जो नेता थे, जो कद्दावर नेता थे, पिछले 1 साल से जो इल्ज़ामात लगा रहे थे, मात्र कुछ ही दिन की जांच पड़ताल में उस कमीशन ने भी, उस जांच कमेटी ने भी फ़ौरन अपनी रिपोर्ट सबमिट की। और ये रिपोर्ट वही कह रही थी जो कांग्रेस के नेता कह रहे थे। यानी एक जो नानावटी वाली रिपोर्ट थी वो बीजेपी के फेवर में थी, एक दूसरी जो बैठी वो कांग्रेस की फेवर में हो गई। अलग अलग चीज़ों ने, अलग अलग डॉक्यूमेंट्री बैठाई, अलग अलग लोगों ने इस पर रिसर्च किया, लेकिन तमाम तरह से ऐसा कई एग्जाम्पल मिलेगा आपको कि जिसने भी इस मामले में फेयर बात की, कई ऐसे लीडर्स थे, कई ऐसे बड़े पुलिस वाले ऑफिसर थे जिन्होंने फेयर बात इस मामले में की, तो अचानक से उनकी मौत हो जाती है। किसी का एक्सीडेंट हुआ है, किसी के साथ कुछ और हुआ है, कोई भी बात पब्लिक के सामने आने से पहले ही मिटा दी गई। कोई भी ऐसी सबूत, कोई भी ऐसे गवाह जो मामले का खुलासा कर सकते थे उनको मिटा दिया गया। और आज भी एक तरह से ये मामला अनसुलझा ही, अगर साफ शब्दों में कहें, क्योंकि किसी भी जांच कमेटी ने सही से जांच की ही नहीं। और शायद दोनों ही सरकारों का, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, इतना उन जांचों में इन्फ्लुएंस रहा है कि सही चीज़ निकल के सामने ही नहीं आई। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। और इस कहानी से यही मैसेज मिला कि भले ही मारने वाला हिंदू हो सकता है, मारने वाला मुसलमान हो सकता है, लेकिन मरने वाला हिंदू और मुसलमान दोनों हो सकता है। जो भीड़ शायद मुसलमानों को ही मारने आई थी, अपने ही एक भाई की या फिर अपने ही एक जाति की, अपने ही एक धर्मवादी की सर को लेके अंत में लौटी। और शायद वो पछतावा भी उन लोगों को रहेगा पूरी ज़िंदगी कि हम तो मारने मुसलमानों को गए थे, लेकिन गलती से हिंदुओं को भी मार दिया। साथ ही इस ट्रेन में कुछ मुसलमान भी जले थे। तो अगर किसी की ऐसी मानसिकता थी कि हम सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करेंगे, तो फिर उनके हाथों से भी मुसलमान जल के मरे। तो मारने वाला हिंदू मुस्लिम हो सकता है, लेकिन जो मरने वाला है वो कुछ भी हो सकता है, उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। इस कहानी को कायदे से कल ही सुनाना था, लेकिन कल सुना नहीं पाया क्योंकि कल आप लोगों से लाइव बातचीत थी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। और मेरा आपसे दावा है कि इस बारे में आपने गोधरा कांड या फिर इस बारे में जहाँ जहाँ भी सुना है, आप ज़रूर देखें कि वो चीज़ें एक ही सरकार का फेवर कर रही हैं, वो चाहे कोई भी हो। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। ये बातें हैं। आज का सवाल पूछ लेते हैं। और आज का मेरा सवाल है कि इनमें से क्या ऐसा है जो हिमालय की चोटी नहीं है? और आपके ऑप्शन है नंदा देवी, दूसरा है कचनजंगा, तीसरा है माउंट एवरेस्ट और चौथा है गुरु शिखर। तो आपको जो भी ऑप्शन सही लगे आप बता दीजिएगा। और कल का सवाल जिन लोगों ने सही जवाब दिया उन सभी लोगों को शुभकामनाएं। मैं कल नोट नहीं कर पाया क्योंकि लाइट की बहुत दिक्कत थी। मेरे ही घर के जस्ट बगल कुछ शॉर्ट सर्किट वगैरह हो गया था। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।